हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एक्सपर्ट। अगर आप सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीयूटी पॉलिटी के मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स जो कि आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखे गए हैं। हर साल आपके पेपर में एक ना एक आर्टिकल और बाकी एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन और पॉलिटी से पूछा जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके क्वेश्चन पेपर में डोमिनेंट रहते हैं वो हैं प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स। बिल्कुल शॉर्ट, क्रिस्प एंड एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जैक्टली जो सीयूटी में आता है उस हिसाब से हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं, उनमें से पहला फैक्ट है कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। तो ये डेट आपको याद रखनी है, अडॉप्ट और इनैक्ट की इसी दिन लॉ डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। सभी लोगों ने साइन इसी दिन किया था, 26 नवंबर 1949 को। फिर इन्फोर्सिबिलिटी 26 जनवरी 1950 को होती है, जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो 26 जनवरी को पूरी तरीके से हमारा संविधान लागू कर दिया गया था। ऑल्सो अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरल फीचर इसमें हमें देखने को मिलता है। फेडरल फीचर का मतलब क्या है? फेडरल फीचर का ये मतलब है कि जो पावर है वो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में डिवाइडेड है। तो आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग सब्जेक्ट्स हैं लॉ बनाने के, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी सब्जेक्ट्स रहते हैं लॉ बनाने के। ठीक है। फिर अवर कॉन्स्टिट्यूशन में जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं दैट आर बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज। जैसे कि अगर हम बात करें ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले रखा है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर ले रखा है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है कि द्विसंसदीय व्यवस्था, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। फिर यूएस से हमने फंडामेंटल राइट्स ले रखे हैं। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी ले रखी है। कनाडा से क्वासी फेडरल नेचर ले रखा है। और यूएसएसआर से हमने लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज। और भी कंट्रीज से हम लोगों ने बोरो कर रखा है। अब हम बात करते हैं नेचर की। तो नेचर क्या है? नेचर में सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब ये क्या होता है वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखने हैं, तो जैसे कि पार्ट 2 और पार्ट 3 अक्सर पूछा जाता है और पार्ट 4A भी पूछा जाता है। तो 10th पार्ट तक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है, जिसमें पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 1 to 4 आता है। उसका आर्टिकल 1 इंडिया के नेम की बात करता है। तो नेम ऑफ द टेरिटरी एंड यूनियन, तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये ऑफिशियल नाम है इंडिया का। फिर पार्ट 2 सिटीजनशिप की बात करता है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो मार्क कर लीजिए। पार्ट 4 डीपीएसपीज की बात करता है। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट की बात करता है। अब यूनियन गवर्नमेंट में कौन लोग आते हैं? जैसे कि प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं। ये सब आपके यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है। अब इस साल वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी हुए हैं, इसलिए पार्ट 5 आप याद रखिएगा। पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है, तो जो एग्जीक्यूटिव आपको यूनियन गवर्नमेंट में दिखेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट में भी आपको मिलेंगे। पार्ट 9 पंचायती राज एंड पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज की बात करता है। और पार्ट 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की बात करता है। तो ये आपके हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब हम प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। प्रियम्बल की अगर मैं बात करूं तो प्रियम्बल इज लाइक द प्रीफेस और एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत बल्कि है, तो कोई कैसे आइडिया लगाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? तो इसीलिए प्रियम्बल को ऐड किया गया। प्रियम्बल में क्रिस्प फॉर्मेट में जस्ट बताया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो थोड़ा सा मैं लाइन रीड कर देती हूँ। तो we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। फिर एक तारीख लिखी है जो कि तारीख बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा है? इन अवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and to give ourselves this constitution। तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद को कब समर्पित किया? 26 नवंबर 1949। तो आपको दो कीवर्ड्स याद रखने हैं, अडॉप्ट एंड इनैक्ट। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रियम्बल में जितनी भी बातें लिखी हैं समझा दूं।
सबसे पहले तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात करता है। तो हमने जैसे ही देखा कि हमारा प्रियम्बल कहाँ से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर है वो कहाँ से डिराइव करी है। ये सवाल अक्सर पूछा गया है सीयूईटी में कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स पावर फ्रॉम वेयर। तो जो पावर है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से डिराइव करी गई है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर हम नेचर की बात करते हैं कि हमारी जो इंडियन स्टेट है उसका नेचर क्या है। तो सोवरेन नेचर है। सोवरेन का मतलब होता है कि कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। इसका मतलब है कि भाई चाहे हमारे इंटरनल मैटर्स हो चाहे हमारे एक्सटर्नल मैटर्स हो, लॉ हमारे पास पावर है बनाने की। किसी और कंट्री, हम कोई और कंट्री हमें नहीं बताएगी कि हमें कैसे लॉ बनाना है। उसके बाद है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो लोगों के बीच में सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी लेकर के आएगी। अच्छा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारे प्रियम्बल में 3 वर्ड्स जो कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी है, ये इनिशियली नहीं थे, इनको अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। अब अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट मीन्स एनी चेंज इन एनीथिंग। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में चेंज किया गया। कब किया गया? 42nd अमेंडमेंट 1976 में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना ही रखना है। फिर सेक्युलरिज्म पे हम आ जाते हैं। तो हम कहते हैं इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अब मतलब क्या है सेक्युलर कंट्री? उसका मतलब ये है कि दैट द स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन बट रिस्पेक्ट्स एवरी रिलीजन इक्वली। हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, लेकिन हम सारे धर्मों को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमारे प्रियम्बल में लिखा है। फिर डेमोक्रेटिक, आपको पता है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्यों? क्योंकि पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। उसके बाद रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्शन के थ्रू जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक फैमिली से ही हेड ऑफ द स्टेट आएंगे। नो, नो हेरिडिटरी रूलर विल बी देयर। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस लेकर के आना। जस्टिस किन किन मायनों में? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस लेकर के आना। फिर बात करते हैं लिबर्टी की। तो लिबर्टी के बारे में बात करता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो आपको सोचने का अधिकार है, अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। जिस भी बिलीफ, फेथ को आप फॉलो करना चाहो उसका आपको अधिकार है। जिस भी तरीके से वर्शिप करना चाहो उसका आपको अधिकार है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी तरीके से पूर्ण अधिकार है, कंप्लीटली जो आप करना चाहे वो कर सकते हैं। नहीं, लिमिटेशंस हैं, वो आगे आर्टिकल्स में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इक्वालिटी की बात करी गई है ऑब्वियसली, एंड फ्रैटर्निटी की भी बात करी गई है। सिग्निफिकेंस, बस प्रियम्बल में आपको ये याद रखना है कि अवर प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल। नॉट एनफोर्सेबल का मतलब ये है कि हम किसी भी कोर्ट में इसको लेकर के नहीं जा सकते। बट इट एक्ट्स एज द की टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या मदद करता है? हमें ये मदद करता है कि क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए कंट्री में, स्टेट के लिए और लोगों के लिए। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो मैंने आपको बताया कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, ये वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट से आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताया गया था केशव नंदा भारती केस। केशव नंदा भारती केस आपको याद रखना है, बहुत ही रिमार्केबल केस है ये। अभी तक की सबसे हाईएस्ट जज बेंच इसी केस में बैठी थी, 13 जजेस की बेंच बैठी थी। उसके बाद हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पे। तो मैंने आपको बताया था कि पार्ट 3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। तो ऐसे मौलिक अधिकार जो हम सभी को मिले हुए हैं, और अगर इनका वायलेशन स्टेट करता है तो स्टेट के खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं, हम अपने राइट्स को मेंटेन कराने के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसमें से राइट टू इक्वालिटी बताई गई है आर्टिकल 14 to 18 में। अच्छा, ये आर्टिकल्स पूछे जाते हैं सीयूईटी में, इसलिए आपको ये आर्टिकल्स याद करने हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, बराबरी की बात करता है, समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो केवल इन्हीं ग्राउंड्स पे स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है लोगों के बीच में, ये बात बताई गई है। फिर आर्टिकल 16 में किसकी बात करी गई? आर्टिकल 16 में ये बोला गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की चीजें आती हैं उसमें सबको बराबरी से अधिकार दिया जाएगा।
आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन कंप्लीट सेंस की बात करता है, और आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। मिलिट्री टाइटल्स मतलब जो लेफ्टिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये जितने भी टाइटल्स हैं वो बंदा कैरी करके रख सकता है। एकेडमिक टाइटल मतलब जो डॉक्टर है तो डॉक्टर लगा सकता है, जो लॉयर है ऑब्वियसली वो एडवोकेट लगा सकता है, तो ऐसे एकेडमिक टाइटल भी लगाए जा सकते हैं, बट इनके अलावा टाइटल नाम के आगे नहीं लगाया जा सकता है। फिर हम आते हैं अपने सेकंड कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट पे, जो कि है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 टू 22 में बात करी गई है। आर्टिकल 19 में 6 कोर फ्रीडम्स की बात करी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 19 में ही फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करी गई है। अब अपने आप को अभिव्यक्त करने के अधिकार में ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, ऑब्वियसली देयर इज अ लिमिटेशन टू इट। फिर आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस की बात करी गई है, जिसमें ये बोला गया है कि भाई डबल जेओपर्डी की सिचुएशन नहीं हो सकती है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन जबरदस्ती खुद की गवाही नहीं दिलवाई जा सकती है, और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं इन्फोर्स कराया जा सकता है। फिर हम आते हैं आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। ये इकलौता ऐसा आर्टिकल है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ऑल्सो इट इज एन अम्ब्रेला आर्टिकल। इसका मतलब है इसने अपने घेरे में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को ले रखा है। जैसे राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, यस इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, राइट टू गो अब्रॉड, तो ये जितने भी ऐसे आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे वो आर्टिकल 21 के तहत आएंगे। फिर आर्टिकल 21A, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी आर्टिकल की वजह से राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आया। इसका मतलब है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच में गवर्नमेंट मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी बच्चों को। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है। फिर हम आते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट पे, जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करता है। आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में इसको बताया गया है। फिर नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको ये भी बात करना है क्योंकि आज के परिवेश में धर्म की बहुत ज्यादा बात करी जाती है, तो आर्टिकल 25 टू 28 में हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी जाती है, जिसमें से आर्टिकल 25 ये कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन ऑफ एनी रिलीजन। 26, 27, 28 भी रिलीजियस राइट्स की ही बात करता है। आर्टिकल 29, 30 हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के तहत पढ़ते हैं, जिसमें आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर की बात करी गई है। एंड आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो माइनॉरिटीज को अधिकार है कि अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। आर्टिकल 32 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। इसका मतलब है कि मैंने आपको ऊपर जितने भी फंडामेंटल राइट्स बताए, अगर इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट स्टेट या फिर कुछ केसेस में प्राइवेट पार्टी वायलेट करती है, तो आपको अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को मेंटेन करवाने के लिए। तो आर्टिकल 32 इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें कुछ रिट्स बताई गई हैं, जैसे कि हेबस कॉपस, मैंडेमस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन एंड क्वो वारंटो। एक लाइन आपको ये भी याद रखनी है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉल्ड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A एंड पार्ट 4A में बताया गया है। तो आर्टिकल जो 51A है वो इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इट इज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। तो मैं ऑलरेडी आपको ये अमेंडमेंट बता चुकी हूँ प्रियम्बल में, जहां मैंने बताया था आपको कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी वर्ड्स को ऐड किया गया था इसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट से। इसके साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किया गया था। इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई थी, फिर एक फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड करी गई 86 अमेंडमेंट 2002 से, जो कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटी रिलेटेड है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन से ही। तो टोटल अभी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे पास? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसको आपको याद रखना है।
तो फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने यहाँ पे लिख दी, आप एक बार रीड कर दीजिएगा। पहली वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिफ्लेक्ट रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो हमें अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, टू चेरिश द नोबल आइडियाज, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो आइडियल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। सेकेंड ड्यूटी है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। थर्ड है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। फोर्थ इज डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। फिफ्थ इज प्रमोट हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डिफरेंसेस, रेनाउंसिंग प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन। इसी तरीके से 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आप देख लीजिएगा। 11 वाली फंडामेंटल ड्यूटी मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है। तो हमने स्टेट का ये बना दिया कि स्टेट को बच्चों को एजुकेशन देनी है, बट हमें पेरेंट्स और गार्जियन को भी तो मोटिवेट करना है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने भेजें। तो 11th ड्यूटी में क्या बोला गया है, ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू देयर चाइल्ड और वार्ड 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, इसमें आपको ये भी याद रखना है, मैंने जैसे आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे जितनी भी ड्यूटीज बताई, तो अगर उसके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है, तो अगर इन ड्यूटी में से अगर आप ड्यूटी कोई नहीं मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट लेके जाया जा सकता है। कोर्ट नहीं लेके जाया जा सकता अगर इसके लिए कोई लॉ नहीं है तो। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल। अब हमने मेजर इंस्टीट्यूशंस की भी बात करी थी, तो मेजर इंस्टीट्यूशंस भी हम कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की चर्चा होती ही रहती है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हु इज द करंट सीजीआई ऑफ इंडिया। आपको ये चीज कमेंट में लिख करके बतानी है, हु इज द करंट सीजीआई ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है, ऑब्वियसली 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था। आर्टिकल 124 से लेकर के 147 में बात करी गई है। दो चीज आपको याद रखनी है, दो फैक्ट्स के तौर पे पूछा जाता है, हु इज द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द कंट्री। जब भी हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर की बात है तब आप आंसर में सीजीआई लगाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अगर क्वेश्चन आए हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, तब आप आंसर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लगाएंगे। दोनों में ही अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। जुडिशियल ऑफिसर सीजीआई होता है, लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद रखिएगा। अगर हम प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो मैक्सिमम 33 जजेस होते हैं प्लस 1 सीजीआई, तो टोटल स्ट्रेंथ 34 जजेस की होती है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है इनके पास, इसका मतलब है ओरिजिनली सेंटर और स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट हुआ, स्टेट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा फर्स्ट इंस्टेंस पे। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब अपील्स भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं। सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में रिट ज्यूरिसडिक्शन है, रिट मैंने आपको बताई आर्टिकल 32 के तहत, और जुडिशियल रिव्यू के लिए भी जा सकते हैं। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी है आर्टिकल 143 के तहत। ये भी आर्टिकल आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने आर्टिकल 143 अपना एक्सरसाइज किया था और कुछ क्वेश्चंस के सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने पूछे थे। तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट उन सवालों का जवाब प्रेसिडेंट को दे सकता है। फिर एनजैक क्या है, कोलिजियम सिस्टम क्या है, ये मैं आपको अगर ये करंट अफेयर्स में चल रहा होगा तो उस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। फिर जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इस साल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। अगेन आपको एक चीज़ कमेंट करके मुझे बतानी है, और क्वेश्चन ये है कि हु इज करेंटली द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की, तो आर्टिकल 324, आपको इसको मेमोराइज करना है इस पर्टिकुलर आर्टिकल को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस साल बहुत न्यूज़ में रहा है अपने एसआईआर प्रोसेस को लेकर के। 324 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के एंड वाइस प्रेसिडेंट के। इनका एक और काम होता है इलेक्टोरल रोल को मेंटेन करना, पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स देना,
ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है। अगर मैं बात करूँ कॉम्पोजिशन की, तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी मदद करने के लिए 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। पावर फंक्शंस जो कि मैंने आपको बता दिया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स कराना, इलेक्टोरल रोल्स को मेंटेन करना, सिंबल्स को अलॉट करना, पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन को मॉनिटर करना और उनको सुपरवाइज करना। ये कुछ रीसेंट रिफॉर्म्स आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के, आप इसको रीड कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट मेजर इंस्टीट्यूशन है दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पहले बता रखा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 76 में इनकी बात करी गई है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और इनको कौन हटा सकता है? तो इनको प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं और ये टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रहते हैं अपनी पोजीशन में। अच्छा, इनको एक राइट होता है, इनको ये राइट होता है कि ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ राइट टू वोट। इसका मतलब वहां बैठ करके प्रोसीडिंग्स को सुन सकते हैं बट वोट नहीं कर सकते ये प्रोसीडिंग्स में। फिर नेक्स्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनको सीएजी भी कहते हैं। आर्टिकल 148 सीएजी की बात करता है। सीएजी को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सीएजी को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि सीएजी करता क्या है, तो बेसिकली ये ऑडिटिंग करते हैं, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जितनी पीएसयूज होते हैं उनकी चीज़ों को भी, उनके रिकॉर्ड्स को भी ऑडिट करने का काम सीएजी का होता है। ऑटोनॉमस बॉडीज फंडेड बाय गवर्नमेंट, ये भी काम सीएजी का होता है। और ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? तो अगर सेंटर का केस है तो प्रेसिडेंट को करेंगे और स्टेट का केस है तो गवर्नर को करते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट और गवर्नर अपनी अपनी रिपोर्ट को टेबल करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फॉर सीयूईटी। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वन लाइनर के तौर पे पूछे जाते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जो कि 1976 में हुआ था और जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड किया गया था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आर्टिकल 51A में बताई गई हैं, इनको भी ऐड किया गया था। डीपीएसपीज सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स बताए गए थे और सेंटर की पावर को और स्ट्रेंथन किया था। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट आपका 1978 में हुआ था, ये भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो प्रॉपर्टी का राइट होता था वो हमारा फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन बाद में जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट के चैप्टर से हटा करके अलग आर्टिकल 300A में रख दिया गया था। तो मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को लिया जा सकता है अगर वो मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी है, तो लिया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए फंडामेंटल राइट से हटा दिया, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट में रखते हैं तो फिर प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है तो गवर्नमेंट ले नहीं सकती। इसी वजह से ये अमेंडमेंट कब किया गया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में किया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपका बनता है। बाकी लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में हुआ था, जिसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, जो कि 10th शेड्यूल में रखा गया है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ पे मेंशन्ड है? 10th शेड्यूल में मेंशन्ड है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में हुआ था, जिसके तहत जो वोटिंग एज है वो 21 से रिड्यूस होकर के 18 ईयर्स करी गई थी। फिर 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में इसने क्या किया था? क्रिएटेड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनके तहत पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ को स्टेटस मिला था। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं आपके अर्बन लोकल बॉडीज़, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से क्या हुआ था? आपको राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन
का राइट मिला था, जो कि 6 टू 14 ईयर्स के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन गवर्नमेंट दे। तो आपने गवर्नमेंट स्कूल्स में देखा है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं उनको मुफ्त शिक्षा मिलती है वहाँ पे। फिर 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके थ्रू जीएसटी आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 103rd अमेंडमेंट से 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आया था एजुकेशन एंड जॉब्स में। और 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2020 में इस अमेंडमेंट के द्वारा जो आपके एससीज और एसटीज की सीट है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उसको एक्सटेंड किया गया था 10 सालों के लिए। और एंग्लो इंडियन की सीट जो आपके लोकसभा में होती थी उनको हटा दिया गया, और जो स्टेट असेंबली में होती थी उनको भी हटा दिया गया है। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से फाइनली विमेन रिजर्वेशन एक्ट आया, जिसके तहत अब विमेन को भी 1/3 सीट का रिजर्वेशन कहाँ कहाँ मिलेगा, लोकसभा में मिलेगा। पहले लोकसभा में विमेन का रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से विमेन को भी लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, दिल्ली एंड पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये हुआ आपका पॉलिटी का इम्पोर्टेंट कंटेंट, जो आपके सीयूईटी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सीयूटी पॉलिटी की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सीयूटी पॉलिटी को इजी और स्कोरिंग बनाना अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ जीके एक्सपर्ट को फॉलो करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने सीयूटी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और जीके एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करिए। और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनको आपको कमेंट में उनका आंसर लिख करके बताना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।